हेलो दोस्तों, पेपर नंबर 8 का तीसरा यूनिट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन का तीसरा यूनिट जो कि 10 नंबर कवर कर रहा है। और यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों के अनुभवों के बारे में पर्यावरण से संबंधित और उनसे सवाल जवाब के और उनके पूर्व समझ को लेकर के हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो ध्यान से देखना है, समझना है सारी बातों को। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को लेकर के अपना पहला टॉपिक यहाँ पर आता है। जीन पियाजे को लेकर के बात हमने पहले भी एक पेपर में कर रखी है। अगर आपको याद है तो बताइए भाई, कौन से पेपर में हमने बात की थी जीन पियाजे के बारे में। संवेदी पेशीय गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। ये 4 अवस्थाएं आपको महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है। संवेदी पेशीय गामक अवस्था, जिसमें संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं से ज्ञान हो पाता है, भूख लगने पर रोना, बौद्धिक प्रक्रियाओं का विकास हो पाता है। जैसे 0 से 2 वर्ष का बच्चा है तो वो बोल नहीं पाएगा पहले तो, पहले वह इशारों में समझाना सीखेगा, रो कर के अपनी भूख के बारे में, या उसको अगर गोदी में या फिर बिस्तर पर अनकंफर्टेबल हो रहा है तो वो रो करके बताएगा, या अपनी जो भी सारी बातें हैं तो वो रो करके इशारों में बताने की कोशिश करेगा, भूख लगना, ऐसी सारी एक्टिविटीज़। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा आएगा तो वो परिवार पड़ोस से सीखना शुरू करेगा, बिना सिर पैर के सवाल पूछेगा, कलेक्टिव मोनोलॉग। और उसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाएगी 7 से 11 वर्ष तक, जिसमें वस्तुओं की पहचान होना उसको शुरू हो जाएगी, विविधीकरण होना शुरू हो जाएगा, वस्तुओं में फ़र्क करना शुरू कर देगा, तर्क संगत बातें करेगा और क्रमबद्ध उसका चिंतन हो जाएगा कि सब चीज़ें एक दूसरे से सीक्वेंस में जुड़ी हुई है और हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया है, हर एक काम जो प्रकृति का हो रहा है वो एक सीक्वेंस में है, उसका एक उद्देश्य प्रॉपर है। तो ऐसे सारे सीक्वेंस से क्रमबद्ध तरीके से चिंतन करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आएगी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तो क्या रहेगा, जो वस्तुएँ उसके सामने हैं, उनको वह प्रत्यक्ष ज्ञान अच्छे से ले लेगा। अमूर्त में फिर वह कल्पनाएँ करना भी शुरू करेगा, अमूर्त चिंतन कर पाएगा। बिना देखे हाथी का नाम सुनते ही मस्तिष्क में हाथी का चित्र बन जाएगा, तो अमूर्त बातचीत भी वो रख पाएगा, अमूर्त कल्पना भी कर पाएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अधिकांश चीज़ें हमारे सामने, वस्तुएँ अगर नहीं भी हैं, तब भी हम उसकी इमेज को अगर इमेजिन कर पा रहे हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, अमूर्त चिंतन कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूँ ताजमहल की, तो अब आपके दिमाग में ताजमहल की एक इमेज आ गई है। हमने यहाँ पर ताजमहल की फ़ोटो नहीं देखी है, बट आपके पूर्व ज्ञान में है, आपने पहले उसके बारे में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है या देखा हुआ है, तो आपको ताजमहल का नाम लेते ही ताजमहल का जो स्ट्रक्चर है, वो दिमाग में आ गया है। तो ऐसी सारी अवस्थाओं के बारे में आप ध्यान रखेंगे जीन पियाजे से रिलेटेड। बात करते हैं अगला टॉपिक अनुकूलन को लेकर के। अनुकूलन की प्रक्रिया क्या रहती है? अनुकूलन का मतलब है अडैप्टेशन, किसी दूसरी जगह पर अलग परिवेश के लोगों के साथ में, अलग उनकी वेशभूषा, अलग उनका बोलचाल, उसके साथ में अडैप्टेशन, उसके साथ में अपने आप को ढाल लेना, या फिर पर्यावरण के साथ में अंतःक्रिया से रिलेटेड बात आएगी, स्कीमा को लेकर के, आत्मसात कर लेना को लेकर के आएगी, नई जानकारियों को ग्रहण करने से रिलेटेड बात आ जाएगी, या फिर समायोजन कर लेना, पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना। तो ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी? ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या कहलाती हैं? अनुकूलन कहलाती हैं। अपने आप में परिवर्तन कर लेना नई जानकारियों के अनुसार या नई जगह के अनुसार। ज्ञान का निर्माण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे सीखने वाला व्यक्ति खुद ही चलाता है और लगातार अपने आप में अपडेट करता रहता है। तो ये सारी बातें अनुकूलन से संबंधित आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं वाइगोत्स्की को लेकर के। वाइगोत्स्की का सामाजिक रचनात्मक सिद्धांत को लेकर के हम बात करते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए कि व्यक्तिगत विकास को लेकर के बात आएगी तो उसमें ज़्यादा जानकार व्यक्ति कार्य करने में किसी ज़्यादा जानकार व्यक्ति से मदद मिल पाएगी। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में मानसिक विकास में सामाजिक कारकों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। चरणबद्ध विकास इसमें कैसे होगा कि बाहरी मदद से शुरू होकर के अंत में बालक खुद की मदद करने लगता है। तो पहले उसको टीचर गाइड कर देता है, तो जिसको ज़्यादा जानकारी है, टीचर को ज़्यादा जानकारी है तो बच्चे को गाइड कर देगा। फिर बाद में बच्चा खुद भी सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर के सेल्फ स्टडी कर सकता है या सेल्फ अपने काम कर सकता है, तो इंडिपेंडेंट वर्क कर सकता है। ये सारी बातें हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं जे.एस. ब्रूनर के शिक्षण सिद्धांत को लेकर के बात करते हैं। इसमें क्या बात की गई है? अधिगम की पूर्वानुकूलता, स्कूल प्रवेश से पहले के पूर्व अनुभवों और झुकाव को शिक्षण से जोड़ने की बात की गई है। ज्ञान की संरचना के बारे में बात है कि विषय वस्तु को सरल और सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने से रिलेटेड बात है। तारतम्यता बनी रहती है, अधिगम सामग्री को क्रमबद्ध ढंग से संप्रेषित करना। पुनर्बलन की बात आती है तो बाह्य पुरस्कारों के माध्यम से आंतरिक गुणों का विकास भी हो पाता है। लगातार मोटिवेशन मिलते रहे, पुरस्कार मिलते रहें तो पढ़ाई में मन लगा रहता है, या अलग-अलग चीज़ें अचीवमेंट के बारे में बात होती रहती है। नोट डालकर के यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ब्रूनर ने संज्ञान के विकास में जीन पियाजे के सिद्धांत को ही स्वीकार किया है, तो उससे रिलेटेड बातें भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रचनावादी सिद्धांत के बारे में, जिसमें निर्मितीकरण की बात हम करेंगे, निर्मितिवाद की बात हम करेंगे। गलत धारणा इसके बारे में क्या बनी हुई है कि ज्ञान केवल मस्तिष्क में दर्ज की जाने वाली या दी जाने वाली चीज़ नहीं है।
ज्ञान क्या है? पूर्व अनुभव हैं हमारे, हम नई बातों की व्याख्या अपने पुराने अनुभवों के आधार पर करते हैं। 5 इंद्रियाँ जो हैं अपनी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये जो 5 इंद्रियाँ हैं, ये 2 लोग एक ही बात को सुन कर के अलग-अलग व्याख्या कर सकते हैं। परस्पर क्रिया की बात करते हैं तो ज्ञान गतिविधियों और बातचीत के ज़रिए निर्मित होता है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान के ऊपर यहाँ पर फ़ोकस किया जा रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों के जो सवाल-जवाब रहते हैं, इसका अत्यधिक महत्व क्यों है? नैसर्गिक गुणों का बच्चे में इससे विकास होता है कि लगभग 2 से 5, 2 से 3 साल की उम्र से ही बच्चे अपने आस-पास की चीज़ों के बारे में ढेरों सवाल पूछना शुरू करते हैं, तो उनका विकास हो रहा होता है, मस्तिष्क का विकास हो रहा होता है, सवाल पूछ कर के वे सोचने-समझने की क्षमता को धार लगा रहे होते हैं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे होते हैं। सक्रिय भागीदारी उनकी हो पाती है, यह दर्शाता है कि वे सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार भी बन रहे हैं। भरोसा और प्यार भी आ पाता है जब वे बड़ों से सवाल पूछते हैं, तो यह दर्शाता है कि वे खुद को सुरक्षित वातावरण में महसूस कर रहे हैं और अपनी बातें उनके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो ये सारी बातें रहती हैं, ये सारा महत्व रहता है, इसके बारे में ध्यान रखें। इसके बाद में हम बात करते हैं सवालों को प्रोत्साहित करने के उपाय। बालक की और कैपेसिटी बढ़े और उसका सर्वांगीण विकास हो, तो उसको हम प्रोत्साहित कैसे कर सकते हैं, उसके क्या उपाय हैं? तो सबसे पहले तो हम मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। यूज़ ऑफ मीडिया, समाचार पत्र, रेडियो, आस-पास के पर्यावरण की जानकारी दे सकते हैं। नई जानकारियों से नए सवाल भी बनते हैं। शिक्षक द्वारा संवाद, तो शिक्षक द्वारा खुद बच्चे से लगातार सवाल-जवाब करना, बच्चों में भी प्रश्न पूछने की जिज्ञासा उत्पन्न क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है। गतिविधियाँ जैसे क्यों और कैसे को बढ़ावा देने वाले टास्क डिज़ाइन किए जाने चाहिए, उत्तर जानने की गहरी ललक पैदा होती है इससे। ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और अब हम लास्ट में इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जीन पियाजे का नाम आते ही आपको संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का ध्यान रखना है। 4 अवस्थाएँ इसमें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में वाइगोत्स्की का नाम आए तो सामाजिक रचनावाद का नाम ध्यान में रखना है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज़्यादा जानकार व्यक्ति से मदद की बात यहाँ पर की गई है, जैसे कि टीचर के गाइडेंस में सीखना। और उसके बाद में जे.एस. ब्रूनर का नाम आता है, तो शिक्षण सिद्धांतों का नाम ध्यान में रखना है और ज्ञान की संरचना, तारतम्यता, सीक्वेंस की बात की गई है और पूर्व अनुकूलता, प्री एडेप्टेशन की यहाँ पर बात की गई है। और रचनावाद इन सभी का मूल है। ज्ञान दिया नहीं जाता है, ज्ञान निर्मित किया जाता है, कंस्ट्रक्टेड किया जाता है, तो कंस्ट्रक्शन से न ज्ञान का निर्माण किया जाता है। ऐसी सारी बातें आप इस थर्ड यूनिट के लिए ध्यान में रखेंगे। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। फिर भी कोई सवाल रहे, आपके कोई सुझाव रहे तो कमेंट्स में बताएं। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ में। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। आपके 8वें पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को एक साथ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर विजिट करें, जहाँ से आप एक साथ सारे यूनिट्स को देख करके कम समय में अपनी एग्जाम तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।